हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले एसएससी जीडी 2021 का इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। ये जीके मैराथन पार्ट 2। और बोलोगे सर पार्ट 1 तो आपने कराया था 2 दिन पहले, पार्ट 2 आज क्यों? ठीक है, इसके बीच में गैप हुआ। इसके बीच में गैप इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से और कंटिन्यू करने से पहले कि अभी देखो एक्चुअली मेरे सीपीओ के मेडिकल का जो है, सीपीओ 19 के मेडिकल का जो है डेट आ गया। ठीक है, ये 28 अक्टूबर है। और समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी वो बेचैनी में हो जाता है और थोड़ी बहुत मेडिकल वगैरह टेस्ट वगैरह करानी होती है, तो ये सभी चीज़ों में दिन गुजर रहा है थोड़ा। ठीक है, और बाकी जो लाइव क्लासेस होती थी उन सभी की शेड्यूल मतलब तहस नहस होने वाली। गाइस अब मैं नहीं करा पाऊंगा बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस, बिकॉज स्क्रीन पे देख देख के क्लासेस कराने पे आईज बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब पड़ती है उस पर, और समझ रहे हो ना, आपका विजन कम होगा। वैसे ही मेरी राइट आई अभी 6/6 नहीं हुए, ठीक है, 6/9 हो चुकी है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते। तो ये चीज़ से हो रहा है, तब इससे भी ज़्यादा मैं खराब नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप भी समझ रहे हो ना। तो यही गाइज, आपको वीडियोस अपलोड होंगी बट कोई फिक्स अभी टाइम नहीं होगा एसएससी जीडी के लिए। बट मैं कोशिश करूंगा कि डेली 2 वीडियोस तो अपलोड कर दूं, बट लाइव नहीं। लाइव होने से टाइम ज़्यादा जाता है, और टाइम ज़्यादा जाता है इसका मतलब मुझे बहुत देर तक स्क्रीन पे टुकुर टुकुर देखना होता है, समझ रहे हो ना। तो आंखें बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो अभी कुछ नहीं है, बस 28 अक्टूबर तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है। 28 अक्टूबर को मेडिकल क्लियर हो पाता है कि नहीं, बट मुझे उम्मीद है कि हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा मैं रहता हूँ। फिलहाल चलो यहाँ पे, बाकी आप जरूर विश करना मेरे लिए कि हो जाएगा इस, ठीक है ना। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन जीके के हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आता है तो गलत आंसर कर देते हैं। कुछ लोग धर्मपाल कहते हैं, मतलब कुछ क्या बहुत लोग जो नहीं पढ़ के जाते हैं धर्मपाल। इवन जो बच्चे 1-2 बार पढ़ के जाते हैं ना, वो भी कंफ्यूज होकर धर्मपाल करते हैं, बट आंसर होगा गोपाल। ठीक है, तो किसने किया था? गोपाल ने किया था। तो राइट आंसर इसका, द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी वाज गोपाल। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रामचरित की रचना, ठीक है, रामचरित, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग ना जो ऑप्शन में नहीं है वो खोज रहे होंगे जनाब, आपने तुलसीदास का नाम ही नहीं दिया है। हम तो तुलसीदास सुने हैं लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, तुलसीदास भी रामचरित से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो पहली बात तो ये, रामचरित की जो है ना रचना करने वाले हैं संध्याकर नंदी। अब बोलोगे सर हम तो नहीं पढ़े थे पहले, कोई बात नहीं है, आपने तुलसीदास पढ़ा है ना, तो चलो वो भी सही है। बट तुलसीदास ने रामचरित की रचना नहीं की है, उसको अवधि में क्या किया था, जो ट्रांसलेट कहते हैं ना वो कर दिया था तुलसीदास ने। ठीक है, चलो तो ये याद रखना, अवधि में किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था ट्रांसलेट, तो ये याद रखना। बाकी रचना पूछे, ठीक है, कंपोज किसने किया था, राइट, लिखा किसने था, तो संध्याकर नंदी ने। अवधि में किसने किया उसको, तो तुलसीदास ने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो के मंदिर का संबंध किसके साथ है? आपके मेरे साथ तो है नहीं। अब इन ऑप्शंस में किसके साथ है? शैव संप्रदाय के साथ, वैष्णव संप्रदाय, या फिर जैन संप्रदाय, या फिर तीनों के साथ। ठीक है, सैविज्म या फिर वैष्णवा या फिर जैन शक्ति, मतलब किसके साथ है, ये चीज आपको कंफ्यूजन होगा। तो गाइज ये जो है ना, ये जैन संप्रदाय के साथ है, और शैव के साथ भी है, और वैष्णव के साथ भी है। अब बोलोगे ये कैसे हो सकता है सर जी, ये तो कुछ अलग ही बात हो गया। तो ये जो है ABC तीनों के साथ होगा। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो खजुराहो का मंदिर जो है वो हिंदू रिलीजन और जैन रिलीजन से संबंधित है, और ये है कहाँ पे? MP में है, और MP में कहाँ पे? छतरपुर। तो ये छतरपुर में जो है, तो इसमें से ABC तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर। और इसकी PDF में आपको सब अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैंने पिछले वाले PDF भी अपलोड नहीं किया था। तो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर कि अपना अगला सवाल क्या है। ठीक है, देखो अगला सवाल कहता है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है भाई? दिलवाड़ा से। तो ये दिलवाड़ा क्या चीज़ है? ये भी एक तरीके का टेम्पल ही है ना दिलवाड़ा। तो ये कहाँ पे है? तो ये लिख लेना आप लोग, राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, और राजस्थान में पूछे तो एक चीज, जैन का ना, ये जैन में पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये श्वेतांबरों से। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में जैन बटे हुए हैं, तो उसमें से श्वेतांबर से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो था वो अरबी थे वो लोग। ठीक है, और अरबी में कौन थे? तो वो अरबी में था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभार। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? देखो गाइस, मिंटो मार्ले सुधार हुआ कब था? 1909 ईस्वी में। ये चीज तो मैंने पिछले वाले पार्ट 1 में पढ़ाया था, बट ये भी बताया था आपको कि मिंटो मार्ले सुधार, जो मिंटो अलग और मार्ले अलग अलग 2 इंसान थे। अब ये जो बिल पास किया गया था, ये किस लिए किया गया था?
तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली लाइक सेपरेट इलेक्शन जो कहते हैं ना, इलेक्शन के लिए हम लोग लाए थे इसको, हम लोग नहीं लाए थे, विदेश अंग्रेजों ने लाया था। और मतलब सेपरेट किसके लिए किसके था, हिंदू और मतलब मुस्लिम्स के लिए था। जितने भी हमारे इंडिया के हिंदू मुस्लिम थे तो उनको दो भागों में यहीं से बांटना उन्होंने शुरू कर दिया बेहतरीन तरीके से कि अब आप लोग क्या करोगे ना, आपके लिए पृथक निर्वाचन मंडल भी हो जाएगी, ठीक है, प्रणाली जो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। देखो गाइज, यहाँ पे जब तक अपना ना संविधान बना नहीं था तब तक आखिर जो जो भी टाइम लगा था, अच्छा बताओ, मैंने पढ़ाया था ना कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, मैंने बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो जो टाइम लगा था, ठीक है, संविधान बनने में, और उसके दौरान बताओ, जो अंग्रेज तो चले गए थे, तो संविधान बनने में जो टाइम लगा उस दौरान भारत में जो शासन चला वो किस अधिनियम के तहत चला। आखिर देश चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम चाहिए ना, नियम कानून। उस समय 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला, ठीक है। 1935 का एक भारत सरकार अधिनियम था जो कि अंग्रेजों ने ही बनाया था, तो उसी के अनुसार चला और बहुत सारी चीजें यहाँ से हमारे संविधान में ले भी गई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो राइट आंसर इसका सी है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग चला था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठता है ना कि सर आपने बताया नहीं कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा। तो ये तो मैंने नॉर्मली पहले भी आपको बताया था कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संघीय प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समाधान, यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो कि जितने भी अपने डिफेंस वाले हैं हमारे, एयरफोर्स नेवी आर्मी, इनका सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है, ठीक है, सबसे इनका मतलब हेड किसको माना जाता है, ठीक है। इनके तीनों कौन कौन आते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ठीक है। तो इनके जो है राष्ट्रपति को माना जाता है, हमारे प्रेसिडेंट को माना जाता है, इन तीनों के सर्वोच्च माने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है तीनों जो सेना अपने हैं, एयरफोर्स नेवी और आर्मी, इन तीनों के सर्वोच्च हैं। इसके बारे में तो सारे लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज बताना कमेंट करके, चलो मैंने तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया कि संविधान बनने में कितना दिन लगता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी रिसेंटली आया था, जो कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। कितने बच्चे लोगों को पता है ये चीज, जरा बताना, ठीक है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। देखो 90% जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि 90% को पता होगा। अब उसमें से भी 90% को नहीं पता तो बहुत खेद की बात है, ठीक है। आगे देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति, देखो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनको भी करते हैं, और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। तो तीनों के तीनों को ना करते हैं ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ये तीनों के, और इनके अलावा और भी लोग हैं उनकी भी नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति, और इन तीनों का भी करते हैं। तो ये चीज याद रखना। या फिर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देगा ना, सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन करेगा कि भारत के न्यायवादी जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपने, ठीक है। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है भाई, अभी तो पूरा चरमरा गई है, फिर भी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सवाल ये उठता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या हो सकता है, आप ही बताओ। आप लोग इस ऑप्शन से आपके पास, इसका मतलब ये होता है कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब अपने कंट्री में क्या है भाई, सरकारी क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके फोन में जियो भी है और मार्केट में क्या है, बीएसएनएल भी है, ठीक है। जियो भी है और बीएसएनएल भी। आपको मैं परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। जियो क्या है, प्राइवेट, और बीएसएनएल क्या है, सरकारी है। तो सरकारी और निजी, लाइक निजी का मतलब प्राइवेट होता है। ये दोनों सेक्टर क्या कर रही है भाई, इनका इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्या है, मतलब भागीदारी है, उनका योगदान है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो वही चीज है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट बोले तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लाइक जो भी चीजें हम छू सकते हैं, जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके कीबोर्ड्स हो गए या फिर लैपटॉप्स के अपने कीज हो गए, उसकी बॉडी वगैरह होगी, इनको हम छू सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल। अब अंदर की एप्लीकेशंस को हम नहीं छू सकते, उनके सॉफ्टवेयर्स को नहीं छू सकते, उनकी बात नहीं कर रहे। जो कि अपनी भौतिक बनावट है उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं ना इसको। क्लियर है ना, ये हार्डवेयर। आई थिंक आपको समझ, आपको आंसर आ रहा होगा पहले से। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला पार्ट किसको कहते हैं, हम लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अभी को क्या कह रहा है, ऑर्निथोफिली होता है, ये क्या होता है, ये ऑर्निथोफिली परागण किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखो
वेल तो बताइए परागण किसे कहते हैं। अब देखो एक पौधा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मान लो कोई फूल है। अब फूल बनाने तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे आता नहीं है, मतलब ये एक फूल है, अब ये दूसरा पौधा में भी दूसरे टाइप का फूल है, ठीक है। अब ये फूल है, चलो ठीक है। अब देखो ये पौधे को भी फल लाना होगा, इसमें भी एक फल आना चाहिए। तो अब ये फूल से फल बनते तो परागण होता है ना, लाइक निषेचन की क्रिया आप समझ रहे हो ना, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर। तो इनके जो पॉलिनेशन होती है, इस फ्लावर के ऊपर कोई कीट बैठेगा, उसमें जाके उस कीट को डालेगा, ठीक है, तो उसकी स्टिग्मा स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, उसके दौरान जाती है इसके ओवरी के अंदर, तब जाके फल का निर्माण होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो पक्षी मतलब ऑर्निथोफॉली, मतलब ऑर्निथोफिली का मतलब क्या हो गया, ये पक्षियों के द्वारा, ठीक है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में पढ़े हो ना कि ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। वही चीज़ है, पक्षियों के द्वारा जो परागण होती है, पॉलिनेशन होती है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अर्निथोलॉजी, ठीक है, सॉरी अर्निथोफिली। अर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। चलो, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मानव या फिर जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स जितने भी हैं, जितने भी मैमल्स है, ध्यान से सुन ला, उनके उनके हृदय में 4 चैम्बर्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी मैमल्स हैं, और इसको मैंने आपको कोस्ट गार्ड के एग्जाम की जब तैयारी कर रहा था तो उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन किया था। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, समझ लो क्या कार्य करता है भाई। वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि या फिर डायरेक्टली ये कह देगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन क्या कर, कौन सा पार्ट करता है, या फिर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा क्या करता है, या फिर कौन करता है, तो हमारा अपना क्या है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो भाई, तो हाइग्रोमीटर का करते हो ना। तो चलो बढ़िया बात है, अगर हाइग्रोमीटर करते हो, कुछ और करते हो तो गलत बात है, हाइग्रोमीटर यूज करना। अगर करते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, याद कर लेना, एग्जाम में 1 नंबर मिलेंगे। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व कहने का मतलब दूध की शुद्धता, ठीक है, प्योरिटी। अब देखो दूध कितना प्योर है उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब डेंसिटी सही रहा तो अपना दूध भी प्योर रहा, डेंसिटी उसकी मतलब जितनी कम हो जाएगी दूध भी उतना अनप्योर हो जाएगा। तो लैक्टोमीटर से ये चीज़ क्लियर है ना, लैक्टोमीटर से दूध की क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप, जो ये नृत्य है, ये नृत्य का एक रूप है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मतलब ये विकसित हुआ था, इतना समझ लो। इसका विकास किस स्टेट से मोहिनीअट्टम का हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस में होता है, केरल में होता है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ना आपके कमेंट का, मतलब या फिर आप सोच लो मेरे बोलने इस चीज़ का मैं वेट करता हूँ, अदरवाइज तो डायरेक्टली मैं पढ़ के चले ही जाता, ठीक है। क्वेश्चन बोल के मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ ताकि आप पढ़ के आंसर भी अपने दिमाग में कर लो कि वाकई क्या आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भाग से हुआ। पूर्वी बोले तो लाइक ये अपना मान लो उतना ज़्यादा अच्छा मैप नहीं है, फिर भी अपना ये मैप है इंडिया का, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी है उतना अच्छा मैप नहीं है। तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, ईस्टर्न है, ये वाला वेस्टर्न है, ये वाला नॉर्थ एंड ये साउदर्न, ठीक है। तो ईस्ट वाले साइड से बताओ कौन सा ये बोल रहे हैं ना, कौन सा नृत्य शैली शुरू हुई थी। अब अच्छा स्टेट के नाम से कुछ लग रहा है क्या कि कोई ऐसा नृत्य कला है जो अपना किसी स्टेट के ऊपर है, दिख रहा है क्या, मणिपुरी, मणिपुर के ऊपर लग रहा है। और मणिपुर क्या अपना 7 सिस्टर्स के अंदर आता है ना, ये मतलब ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इधर जितनी भी स्टेट्स हैं ये ईस्टर्न स्टेट्स कह जाते हैं। पूर्वी भाग में जितने भी स्टेट पाए जाते हैं 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं ये, तो मणिपुरी जो है अपना राइट आंसर है, मणिपुर से हुआ उसका उद्गम। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आर्य जो है खैबर दर्रे से इंटर किए थे, आर्य जो है ये खैबर दर्रे से इंटर किए थे। अब ये खैबर दर्रे है कहाँ पे, आपको पता है ना कि अपना पाकिस्तान, हाँ जी अपना पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान तो अपना ही था ना, भले हम लोगों ने दान कर दिया बात अलग है, तो पाकिस्तान अपना ही होगा। तो ये पाकिस्तान जो था जब इंडिया में था, तो इंडिया में भी क्या, इंडिया में जो पाकिस्तान था पहले, तो वहीं से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक दर्रा है, वो अभी इसको हम लोग पाकिस्तान में ही मानते हैं कि खैबर दर्रा है, तो वहीं से आर्य जो है इंटर कर गए थे, ठीक है। आर्य जितने भी थे वो खैबर दर्रे से होकर इंटर कर गए थे इंडिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो, और मैं पाकिस्तान को अपना मानता हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर कभी अपने कंट्री में मिला लिया जाएगा। चलो ये एक जोक था, फनी था, और कुछ नहीं। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो है वो कौन सा दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में देखो बताओ कौन सा दर्रा है, जोजिला है, नाथुला है, जेल्पा है,
तो ये सिपकिला है। अब जोजिला कहाँ पे है भाई? कश्मीर में। नाथुला कहाँ पे है भाई? सिक्किम में है। जेलेपा कहाँ पे है? सिक्किम में। तो सभी चीज़ों को याद रखना होगा। तो सिपकिला जो है ये अपना हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला जो है कश्मीर में है, ठीक है, और नाथुला और जलेपला जो है अपना सिक्किम स्टेट में। तो ये सभी जितने भी दर्रे हैं इनको याद करना होगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? पहली बात तो ये जानना होगा कि तुजू दर्रा जो है वो किस स्टेट में है, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया ना, ये वाला ऐसे करके ऐसे, तो ये तुजू दर्रा इधर है, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर के साथ कौन सा स्टेट सटता है भाई? इधर तो चीन सटता नहीं है, नेपाल तो ऊपर है, भूटान भी इधर बेचारा सटा हुआ है, तो इधर है कौन सा? तो म्यांमार है। तो म्यांमार जो सटता है क्या तुजू दर्रा से भारत को जोड़ता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, निम्न में यौगिक कौन सा? यौगिक कहते किसको है? तत्व, यौगिक और मिश्रण कहते हो ना। तो तत्व क्या होती है? प्योर होती है। यौगिक तत्व बोले तो एलिमेंट, ये क्या होते हैं? प्योर होती है। यौगिक बोले तो कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड मतलब ये जो होता है ना एक फिक्स रेशियो में मिला होता है, ठीक है। इसके लिए एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। और मिश्रण हम लोग बोले तो क्या होता है? ये कैसे भी पकड़ के मिला दो, ठीक है। मिक्सचर कैसे भी मिला दो, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स रेशियो में होना चाहिए। लाइक हवा में धूल कण का मिश्रण मतलब है ना, जो वो मिश्रण के मिक्सचर के अंदर आता है। जल हो गया H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का, ये तो फिक्स रेशियो में है ना, 2:1 में। तो ये अपना क्या हो गया? तो ये एक यौगिक हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपना समझना होगा। तो बताओ इसमें से यौगिक क्या है? पारा तो क्या है? एलिमेंट है ना। ओजोन क्या है? O2, ये भी एक एलिमेंट है। वायु क्या है? जस्ट मैंने बताया ये मिक्सचर है। अब अमोनिया NH3, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या है? एक फिक्स रेशियो में 1:3 के। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या क्या रहा ना कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है आपके MTS में भी और GD में भी, ऐसा किसी एग्जाम में पूछ सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये एंजिल है। तो एंजिल है कहाँ पे भाई? तो ये वेनेजुएला में है। तो ये चीज़ याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, उसका नाम है एंजिल। और जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपसे, पता है क्या? यही बस एक उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे 25 में से कितने आपने सही किए, और इस वीडियो को शेयर भी करोगे। एक उम्मीद और मैं जोड़ देता हूँ, 4 उम्मीद मैं आपसे लगा के बैठा हूँ। अच्छा, 4 उम्मीद पे कितने उम्मीद पे आप खड़े हो जाते हो मैं देखना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी हाँ, फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लेना।